कर्नाटक तो हाथ से गया। अब ये तो मानेंगे आप कि नहीं? अभी उम्मीद बनी हुई है। नहीं, बिल्कुल उम्मीद बनी हुई है और जब तक अंतिम परिणाम नहीं आ जाते हैं तब तक उम्मीद बनी रहनी चाहिए भी। और अभी तो केवल सुबह के 11 बज रहे हैं, अभी तो दिन का तापमान बढ़ना और बाकी है। मेरे पास जो जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से अभी 50 सीटें ऐसी हैं जिसमें अभी बढ़त का मार्जिन वो बहुत कम है, हजारों हजार के आसपास है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा रुक करके इंतजार करना चाहिए। और राजनीति में वैसे भी कई बार बहुत उलटफेर होते हैं, कई बार टैली चेंज हो जाती है, रुझान और परिणाम में कई बार बहुत अंतर आ जाते हैं। लेकिन मैं इतनी बात कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी रणनीति के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। परिणाम जो भी होगा तो भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करेगी। और एक बात बिल्कुल तय है कि कम से कम लोकतंत्र में भरोसा तो कांग्रेस को बनता हुआ आज दिखाई दे रहा है। आज ईवीएम को लेकर के कोई टिप्पणियां अब तक मैंने कांग्रेस के किसी नेता प्रवक्ता की सुबह से सुनाई नहीं पड़ी। तो ये लोकतंत्र में भरोसा अगर बच रहा है इस परिणाम में, इन रुझानों से, अभी रुझानों से उनका अगर भरोसा बनता हुआ दिख रहा है तो एक ये भी सुखद है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि इस तरह की जो टिप्पणियां होती हैं, जो निर्वाचन आयोग को लेकर के, ईवीएम को लेकर के, इवन मीडिया तक को लेकर के टिप्पणियां करना प्रारंभ कर देते हैं। तो कम से कम आज कांग्रेस ने ये टिप्पणियां सुबह से नहीं शुरू की हैं, उनके लिए अभी सुखद खबरें रुझानों के माध्यम से है। आने वाला परिणाम क्या खबरें लेकर के आता है, उसके बाद कांग्रेस की क्या टिप्पणियां होंगी, वो जरूर देखने वाली होगी। पर ये चुनाव क्या कह रहा है? आपके सबसे बड़े नेता, हालांकि चेहरा नहीं बनाया आपने, बीएस येदियुरप्पा के शिमोगा इलाके में भी बीजेपी 5 सीटों पर पीछे चल रही है। 7 में से 5 सीटों पर पीछे चल रही है। देखिए संदीप जी, हर विधानसभा की सीट का अपना अलग गणित होता है, अलग समीकरण होता है, बहुत सारी मुद्दे होते हैं। प्रत्याशी की छवि को से लेकर के स्थानीय समीकरण तक, जातीय समीकरण तक विभिन्न प्रकार के मुद्दे चुनाव परिणाम में प्रभावी होते हैं। निश्चित तौर पर पार्टी का सिंबल, पार्टी की नीतियां, पार्टी की उपलब्धियां, पार्टी के स्टार प्रचारक, ये सारे चीजें मिलकर के समीकरणों को बनाने बिगाड़ने का काम करते हैं। अगर परिणाम के बाद जैसा अभी रुझान है यही परिणाम में तब्दील होता है तो निश्चित तौर पर शिमोगा का ये परिणाम हमारे लिए चिंता का जो बीमारी कांग्रेस की थी वो बीजेपी में ऐसी झलकती हुई कभी दिखाई नहीं दी बीजेपी के इतिहास में। 1980 से अब तक इस तरह जो अंतर्कलह सामने आई, क्या ये एक बड़ी दिक्कत और नतीजों का ये रुझान, इसके पीछे बड़ी वजह है क्या? नहीं, किसी प्रकार की कोई अंतर्कलह नहीं है। ये सही है कि हर चुनाव में सबकी अपेक्षाओं को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं और कई बार कुछ महत्वाकांक्षाएं पार्टी के निर्णय से ऊपर हो जाती है। और ऐसी अवस्था में चाहे जगदीश शेट्टार जी को पार्टी से बाहर जाना पड़ा हो या अलग अलग स्थानों पर कुछ बागी प्रत्याशी पार्टी से निकल करके सामने आए हो, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित राजनीतिक दल है। पार्टी के भीतर कभी भी वर्टिकल डिवीजन होता हुआ आपको दिखाई नहीं देता है। आज जिस तरह से राजस्थान के जो हालात हैं, अगर कहीं कांग्रेस कर्नाटक में सत्तासीन होती है तो आपको वही दृश्यां देखने को दिखाई पड़ेंगे, वही आपको फिर दृश्य दिखाई पड़ेंगे कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच में खेमेबाजी वहां भी जबरदस्त है। क्या राजस्थान का नंबर आ जाएगा जैसे जैसे सर्दियां आएंगी। पर यहाँ पर अभी मैं तस्वीरें दिखा रहा था कांग्रेस हेडक्वार्टर्स की, अभी तो ये पटाखे फोड़ रहे हैं। पटाखे फोड़ने से पहले इनके कार्यकर्ता जय बजरंग बली के नारे लगा रहे थे। बजरंग बली का बड़ा मुद्दा उठाया, अब कांग्रेस वाले जय बजरंग बली बोल रहे हैं। बजरंग बली का आशीर्वाद बीजेपी के बजाय कांग्रेस को मिल गया क्या? बजरंग बली का नारा तो सबको लगाना चाहिए। बजरंग बली को लेकर के जिस प्रकार की विचार और व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने, या केवल बजरंग बली कोई नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो बजरंग बली के आराध्य है उनको लेकर के भी जिस प्रकार का व्यवहार रखा है। देखिए, राजनीति में परिणाम जीत या हार का कुछ भी हो, लेकिन आप सेंटिमेंट्स को हट करने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी मुखरता से इसका विरोध करने का काम करेगी, अपनी बात को रखने का काम करेगी। बजरंग बली को लेकर के या प्रभु राम को लेकर के पहले भी कांग्रेस पार्टी लगातार हैबिचुअल तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणियां करती रही है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। पर आम जनता, कन्नडिगा मानस बजरंग बली के नैरेटिव से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। उसे भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी ज्यादा बड़ी समस्या दिखी। क्या ये नतीजे ये बात कह रहे हैं, इंगित कर रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप चाणक्य का जो पोस्ट पोल था, जो एग्जिट पोल था, उसमें कहीं भी बजरंग बली का प्रश्न कोई मुद्दा था ही नहीं। और देखिए, ये जो जब से पिछले 9 साल से जिस तरह से राजनीति चली है नरेंद्र मोदी के उभार के बाद में, तब से लगातार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सांगठनिक कमियां हैं, उसके आला कमान की जो कमजोरियां या खूबियां हैं, उनको एक खास अंदाज में, एक खास दृष्टिकोण से पेश किया जाता रहा है।
कांग्रेस क्योंकि बहुत कमजोर हुई, उसके मुकाबले रखने पे भाजपा बहुत मजबूत दिखाई देती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में देखिए, भाजपा का आला कमान हिमाचल प्रदेश की भाजपा में एकता कायम नहीं कर पाया। कर्नाटक में देखिए, कर्नाटक में भाजपा का आला कमान अपने दबदबे के बावजूद कर्नाटक में एकता कायम नहीं कर पाया। तो भाजपा के आला कमान के साथ भी बहुत सारी समस्याएं हैं। आपने हिमाचल का जो जिक्र किया, विनोद, आप हिमाचल भी ट्रैक कर रहे थे, कर्नाटक में तो आप गए ही। हिमाचल में दरअसल 40 बनाम 24 16 सीटों का अंतर था, पर बीजेपी ने शाम होते होते ये प्ली भी दी कि देखिए विक्ट्री मार्जिन वोट शेयर में 1% से भी कम था, तो मतलब बराबर की टक्कर थी। ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में चलिए जी, उनको 40 मिल गई। यहां पर जो फर्क है वो लगभग 43 सीटों के लिहाज से, और 6.5 से 7% वोट शेयर में भी फर्क दिखाई दे रहा है। देखिए, इससे बात एक साफ होती है, और मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का नारा था कांग्रेस मुक्त भारत। आज के दिन साउथ इंडिया मुक्त और बीजेपी मुक्त साउथ इंडिया हो। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को ऐसे नारे नहीं देने चाहिए। ये जनता का ये असर्शन भी है कि वो अपनी चॉइसेस बनाए रखना चाहती है। आप जब तक जनता ऐसा वर्डिक्ट नहीं देगी, एक ही आदमी जीतता रहेगा, तो फिर हमारे पास चॉइसेस क्या बचेंगी। रही बात, आपने येदियुरप्पा की बात कही। देखिए, येदियुरप्पा साहब की जो बगावत थी, वो जो सदी हुई बगावत थी, थोड़ी सी अंडरस्टेटेड बगावत थी, उसका एक मुख्य कारण ये भी था कि उनको ये लगता था कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर जीत गई तो फिर उनके जो पुत्र हैं उनके मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी बहुत डाइल्यूट हो जाएगी। अगले इलेक्शन में जब भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरेगी, उस वक़्त क्या येदियुरप्पा परिवार की अहमियत वही बनी रही है? वो मैं समझता हूँ यादवेंद्र जो है उनका बेटा, उसको क्या पोजीशन देती है भारतीय जनता पार्टी अपने रैंक्स में, उस पर देखना पड़ेगा। अब आज के दिन भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय स्तर पर कोई नेता नहीं है। तेजस्वी सूर्या, जिसको इतना प्रोमिनेंटली इन्होंने प्रोजेक्ट किया नेशनली, उसको कैंपेनिंग तक के लिए बेंगलोर में उतारा गया क्योंकि वो ब्राह्मण है। आपने अनंत हेगड़े का नाम नहीं सुना इस दौरान, क्योंकि वो भी ब्राह्मण समाज से हैं। और भी जो उनके प्रोमिनेंट ब्राह्मण चेहरे थे वो प्रखर रूप से सामने नहीं लाए। तो भारतीय जनता पार्टी की जो शुरू में उन्होंने जो रिजर्वेशन पॉलिसी के साथ फेरबदल किया, और उसके जवाब में कांग्रेस ने कहा 70% हम 75% रिजर्वेशन करेंगे। चुनाव आयोग का जो ताज़ा आंकड़ा है, ताज़ा अपडेट है, अब 117 सीटों पर कांग्रेस आ गई। हाँ, तो कांग्रेस मैं समझता हूँ 120-122 तक जा सकती है, लेकिन अगर इसके आंकड़े 120 रहेंगे तो ये स्थायी सरकार होगी, अच्छी नॉर्मल सरकार। कांटे की टक्कर बताई जा रही है 50 सीटों पर, वो अभी एक ऐसा फैक्टर है। देखिए, कांटे की टक्कर, हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल हमेशा हर बार वेट एंड वॉच करना चाहिए। इलेक्शन से पहले तो प्रोजेक्शन बिल्कुल करनी नहीं चाहिए हम पत्रकारों को। और मैं ये समझता हूँ नहीं, वो पत्रकारों का क्या, वो तो जबकि अभी मैं देख रहा था एक मिनट सुनिए ना, ईसी की गाइडलाइंस भी हैं कि आप ओपिनियन पोल चुनाव के दौरान नहीं कर सकते, पर इसकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। लगातार ओपिनियन पोल्स हुए हैं चुनाव के दौरान। भाई, जब कैंपेनिंग खत्म हो जाती है उसके बाद आप कैंपेन नहीं कर सकते, ये भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में है ना। लेकिन जो आपकी नेशनली टेलीवाइज जो चैनल्स हैं, वहां पर जाके कहीं भी दे सकता है प्रधानमंत्री भाषण है, और वो उस भाषण में कुछ भी बोल सकते हैं। उस पर क्या कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन वाले? ये मजाक है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें बेसिक फेरबदल होने की जरूरत है। आखिरी तक आप मॉडल कोड में आप आखिर तक करने दीजिए लोगों को कैंपेन, क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत क्या है आखिरी दम तक कैंपेन करने के लिए? हाँ, कुछ प्रतिबंध लगाइए कि आप रोड शो नहीं कर सकते, और क्या कहते हैं, प्रोसेशन नहीं लगा सकते, पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते, लेकिन प्रचार आप जारी रखिए दूसरे तरीके से। उसका एक मॉडल कोड बना दीजिए कि पोस्ट डेडलाइन बिफोर इलेक्शंस ये मॉडल कोड रहेगा प्रचार के लिए। लेकिन जब तक ये रेडिकल चेंजेस नहीं होंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में, इसका मजाक उड़ता रहेगा। पर जो ये तस्वीर है 117
कांग्रेस, बीजेपी 74, जेडीएस 28, 75 का भी आंकड़ा बीजेपी सुकेश पिछले सवा घंटे से पार नहीं कर पा रही है। कांग्रेस 113 से लगातार ऊपर बनी हुई है। ट्रेंड और स्टेबलाइज होती दिख रही है नहीं, आपको? अब ये ट्रेंड स्टेबलाइज्ड है, जहां बहुत क्लोज फाइट होगी, बहुत क्लोज फाइट होगी। वही इक्का-दुक्का आंकड़े कुछ अप्रत्याशित वही नतीजा वही होगा। आंकड़े बदल सकते हैं, जो एक बहुत ही मैं उसको इम्पोजिंग फिगर कहता हूं। 43% कांग्रेस वोट ले रही है, 36% बीजेपी, 7 का फर्क। 13% जेडीएस। वो सीटें 28 पे आगे है, लेकिन उसका वोट परसेंटेज 5% कम हुआ है। और अगर बीजेपी का वोट शेयर देखे तो वो मतलब वो होल्ड कर रहे हैं अपना वोट। पिछली बार भी 36 36 थी, इस बार भी 36 है। पिछली बार कांग्रेस की 38.5 थी, अब वो 43 था। वो जो जेडीएस का वोट परसेंट कम हुआ है, वो टोटल शिफ्ट बीजेपी कांग्रेस। ये कुछ यूपी वाला चुनाव वाला हाल हो गया क्या कि 9% गिरी बीएसपी और वो बीजेपी की तरफ जाता दिखा। यहाँ पर जेडीएस जो कमजोर हुई है वो कांग्रेस की तरफ जाता दिखा है। इसमें कल आप चर्चा करा रहे थे, साफ ऐसा लगता हमें है। याद करना चाहिए। कल जब चर्चा करा रहे थे तो उसमें नीरजा चौधरी ने सवाल कहा था, विश्लेषण किया था कि शायद, सुकेश जी को भी याद होगा, कि शायद लिंगायतों के वोट इस बार भाजपा को उस तरह से नहीं मिलेंगे। और जो आपके विजय भाई हैं, वो भी इस बात को पहले दिन से कह रहे पहले दिन से कह रहे थे और येदियुरप्पा का नाम लिया गया था। देखिए, ये जो बीजेपी 75 पे आ गई है और हो सकता थोड़ा बहुत इससे और भी कम पे हो जाए, तो उसमें लिंगायत वोटों की निष्ठा भारतीय जनता पार्टी में पहले जैसी नहीं रही। लेकिन अपनी वोट प्रतिशत को अगर उसने 36 बना के रखा है, तो उसने पेनिट्रेशन दूसरे समुदायों में किया है। और वो उसका जो बेस वोट होता था लिंगायत, अगर वो छिटका है उससे, तो वो बुरी खबर है। लेकिन अच्छी खबर ये हो सकती है कि बाकी जो हमारा ट्रैकर भी कह रहा था, अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग में बीजेपी ने बढ़त बनाई है। अनुसूचित जाति, क्या ये एक बड़ा फैक्टर, क्योंकि आप जमीन पर गए राजीव, अनुसूचित जाति और पिछली बार जेडीएस के साथ बीएसपी का भी गठबंधन था, और जो आज गत है मायावती की वैसी नहीं थी 2018 में, और हाथी को लेकर एक आकर्षण होता है अनुसूचित जाति में। तो क्या जेडीएस का अकेले लड़ना, अनुसूचित जाति का एक बड़ा वोट बैंक जो बीजेपी या कांग्रेस के बीच चूज कर रहा था, वो कांग्रेस को चूज करता दिख रहा है? देखिए संदीप, मैंने आपको बोला ना, ये बाइपोलर इलेक्शन, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, पहले भी आपके कार्यक्रम में मैंने बोला था। एक जिला है रामनगरम, उसकी 2 सीटें हैं। कुमार स्वामी की जो सीट थी रामनगरम, उस पर उन्होंने अपने बेटे को चुनाव जब लड़ाया है, 15,000 वोटों से वो पीछे चल रहा है इकबाल हुसैन कांग्रेस के। और इंटरेस्टिंग, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जेडीएस का तो पूरा, जब कुमार स्वामी और उनका बेटा लड़ रहा तो उससे वीआईपी सीट तो कोई हुई नहीं, और जेडीएस धीरे धीरे घट रही है। वो 32 का आंकड़ा छूकर अब 26 पर आ रही है। जेडीएस 25 से नीचे रहेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। अब जब अगल बगल की सीट ही एक ही जिले की, एक से कुमार स्वामी लड़ रहे हैं, एक से उनका बेटा लड़ रहा है। एक जगह कुमार स्वामी का बेटा कांग्रेस से 15,000 वोटों से इस वक्त पीछे है, और एक जगह कुमार स्वामी 1100 वोटों से बीजेपी से आगे हैं। वहां कांग्रेस को 3,000 वोट मिला है। लेकिन वहाँ पर मैंने जो सुना था कि वहाँ पर डीके शिव कुमार और जेडीएस के बीच